जय हिंद दोस्तों, मैं आर.एस. सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एनएससी ज्ञानी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो था रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार के बारे में, और जो कुछ बचा हुआ है उसका अगला क्लास में अभी हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आज हम पहले बताने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों रासायनिक अभिक्रिया जैसे ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल हमने लिया है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। तो इसे क्या बना है? कॉपर और जल बना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे वियोग भी हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है, और हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है। ऑक्सीजन हटने के बाद उसमें किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग भी हो रहा है, और यहाँ पे वियोग हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, दोनों जुड़ रहा है। तो इससे आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। यानी यहाँ से अगर ऑक्सीजन इसमें से अलग हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? यानी इसमें अभिक्रिया में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर सॉरी, जब वियोग हो रहा है तो अवकरण हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो क्या कहेंगे? इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण होता क्या है वो तो हमने बता ही दिया था। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है उसमें, और हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। तो उस अभिक्रिया में क्या होता है? जिस पदार्थ का जो अवकरण हो रहा होता है, जिसका अवकरण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और या हम उसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण हुआ हो। जिस पदार्थ के कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने Mg+O2 को हमने क्या किया है? रिएक्ट कराया है, तो क्या बना है? MgO। क्या बना है? MgO। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ऑक्सीकरण हो किसके कारण रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ही इसके साथ जुड़ रहा है। तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए H2S प्लस Cl2, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? HCl प्लस सल्फर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अलग हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इससे अलग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण देखिए, ये हाइड्रोजन का जो यहाँ पर जो अलग हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो अलग हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? तो क्लोरीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही इसमें से हाइड्रोजन हल्के क्लोरीन के साथ यानी यहाँ जुड़ रहा है। तो क्लोरीन की वजह से हो रहा है, इसमें Cl2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसमें O2 ऑक्सीकारक है, इसमें क्या है? O2 ऑक्सीकारक है, और यहाँ पर Cl2 क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि अवकरण हो रहा है, किसका? ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, और Cl2 का भी अवकरण हो रहा है, इसीलिए वो के दोनों क्या है? ऑक्सीकारक है। चलिए हम बात करते हैं अवकारक। या अवकारक को हम लोग दूसरा नाम अपचायक भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ ऑक्सीकारक का भी दूसरा नाम क्या होता है? उपचायक होता है। तो अवकारक यानी अपचायक, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिस पदार्थ के कारण अवकरण हुआ हो, जिस पदार्थ के कारण क्या हो रहा है? अवकरण हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि H2+Cl2, H2+Cl2 हमने क्या किया? दोनों को रिएक्ट कराया, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो अवकरण किसके कारण हुआ है? क्लोरीन के कारण हुआ है। तो Cl2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2
अवकारक हो जाएगा। Cl2 क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि CuO प्लस H2, इसमें जब हम लोग रिएक्ट कराएं तो देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन का जो वियोग हो रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे ना, ऑक्सीजन का हमने पढ़ा था कि जो अवकारक अभिक्रिया क्या होता है, सॉरी हाँ, अवकारक अभिक्रिया, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का वियोग होना। तो ऑक्सीजन जो वियोग हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। तो ऑक्सीकारक और अवकारक समझ में आ गया होगा। इसमें देख रहे हैं कि जिसके वजह से अवकरण हुआ होता है उसको हम लोग अवकारक कहते हैं, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ होता है, उसको लोग कहते हैं ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपने ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में हम बताएं। तो अब चलिए हम एक ऐसा ही समीकरण लेते हैं, एक ऐसा अभिक्रिया को दिखाते हैं समीकरण के द्वारा जिसमें ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे इसमें देख रहे होंगे कि CuO प्लस H2। तो इसमें क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O बन रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी ऑक्सीजन की कमी हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, यानी योग हो रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग। और हमने बताया था, आपको याद होगा कि हम जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी होता है। और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको लोग उपचयन भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है, CuO में Cu अवकृत हो रहा है। कौन अवकृत हो रहा है, Cu अवकृत हो रहा है। और इसीलिए क्या होगा, CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ऑक्सीकारक को ही लोग क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। और इसमें फिर आप देखिएगा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन किसके साथ संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक हो जाएगा, और जिसका अवकरण होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। एक हम दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ZnO प्लस C कार्बन, तो Zn प्लस CO2। तो इसमें आप देख रहे होंगे फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ZnO से ऑक्सीजन क्या अलग हो रहा है, उसकी कमी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो अभिक्रिया दिख रहा है आपको, इसमें क्या, कौन सी अभिक्रिया चल रहा है, यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया चल रहा है, यानी अवकरण हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, यानी ये उपचयन हो रहा है। यानी यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन। तो देखिए इसमें ZnO से अलग हो रहा है, तो Zn क्या अवकृत हो रहा है, Zn क्या हो रहा है, अवकृत हो रहा है। इसलिए ZnO क्या है, ऑक्सीकारक है। क्योंकि जिसका अवकरण होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, और जिसका अवकरण होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। देखिए इसका अवकरण किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, कार्बन क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। तो इस दोनों अभिक्रिया से आपको शायद अवकारक और ये जो ऑक्सीकारक है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अभी ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसका कुछ अभिक्रिया के द्वारा भी हम लोग उसको समझे कि कैसे होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब ये ऑक्सीकारक और अवकारक जो है इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज कहाँ कहाँ होता है, या इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता रहता है, ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा चलता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो भोजन का पचना, भोजन का पचना भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, एक प्रकार की ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, सॉरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इस ऑक्सीकरण होता क्या, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जब वो कार्बोहाइड्रेट सब जो रहता है वो पचता है पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, यानी वो जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च जो रहता है वो अपघटित होकर के ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जब पहुंचता है तो कोशिकाओं जब हम लोग सांस लेते हैं
तो सांस लेने के क्रम में क्या ऑक्सीजन भी हमारे अंदर जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और ऑक्सीकृत होकर के वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा बनाता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग सांस छोड़ने के क्रम में वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकल जाता है और ऊर्जा हमारे शरीर में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का पचना हमारे दैनिक जीवन में ये ऑक्सीकारक का ही प्रभाव है। भोजन का दुर्गंधित होना, जैसे कि खाना को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो दुर्गंधित होने लगता है, मतलब क्या वो एक बैड स्मेल देने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दुर्गंधित, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी, यानी ये विकृत गंधिता इसमें होने लगता है। ये क्यों होता है, तो जब भोजन को हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ जाता है और वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके स्वाद में बदलाव आ जाते हैं और ये दुर्गंध हो जाते हैं और ये स्वाद में अप्रिय भी हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, जिसको लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, तो धातुओं में जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब धातु को हम लोग ओपन जगह पर रख देते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ और नम वायु के साथ क्या करते हैं, संपर्क में आते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जंग लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चलिए एक होता है दहन की क्रिया। दहन मतलब क्या, जलाने की क्रिया। जलने कोई चीज को जो हम लोग, कोई भी ईंधन होता है उसको जो जलाते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रेंसिडिटी, इसमें जो भोजन का जो दुर्गंधित होता है, दुर्गंध जो होता है, ये पूछा जाता है कि आखिर क्यों होता है। तो हमने बताया अभी कि क्या होता है कि ऊपर इसमें जो भोजन में जो उपस्थित वसा और तेल जो है काफी समय के पश्चात क्या होता है, वायु के साथ क्या करता है, वायु में ऑक्सीजन जो रहता है उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको रोकने का उपाय क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे कि विकृत गंधिता जो हो जाता है, तो ये विकृत गंधिता को रोकने का उपाय भी मतलब हम लोग रखते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो कई दिनों तक, कई महीनों तक रखे रहने के बावजूद भी वो खराब नहीं होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि नॉर्मली जो चिप्स वगैरह जो खाया जाता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं पैकिंग के रूप में, तो वो भी देखते हैं कि लंबे समय के होने के बावजूद भी वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। वो खराब इसीलिए नहीं होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे वो पैकिंग देखते होंगे तो उसमें आप जब देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ एयर भरा रहता है, तो उसमें क्या करता है, उसमें जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं उसको क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, भर देते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन गैस भरकर भी क्या कर सकते हैं, भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, जैसे फ्रिज में रख देने के कारण। तो फ्रिज में रख देने के कारण क्या, उसमें जो एयर जो होते हैं वो ज्यादा मतलब हैवी होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, जो कण जो होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा मौसम में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो है रिएक्शन स्लो होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग फ्रिज वगैरह में भी रख करके क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए यानी 2-4-10 घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको भोजन को विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। तो ये हो गया, और उसको बचाने का उपाय भी हो गया। घरों में रेफ्रिजरेटर में रखते हम लोग कर सकते हैं ऐसा। और भी हम लोग जो ऐसा कुछ बर्तन जिसमें एयर इन नहीं करता हो, एयर नहीं जा पाता हो, उसमें हम लोग रख करके भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, संक्षारण भी समझ में आ गया। संक्षारण क्या होता है, तो जंग लगने की, यानी धातु में जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब ये संक्षारण भी जब होगा, कोई मेटल को जब हम बाहर में छोड़ देते हैं, ओपन में रहता है, तो संक्षारण में जंग लगने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो खराब हो जाता है, वो वीक हो जाता है और वो ज्यादा मतलब यूज का नहीं रह पाता है, उपयोग का नहीं रह पाता है। तो इससे भी बचाने का बहुत सारे उपाय किए गए, जैसे कि उसको हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, उस पर रंग कर देते हैं, या उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इसको लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन और एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, जिंक का उस पर हम लोग लिक्विड रूप में लाकर उसका लेप लगाते हैं, जिसको लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। वो गैल्वेनाइजेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रीस या मोबिल का भी एक हम लोग लेप उस पे लगा करके उसको लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें दहन की क्रिया जो होता है, तो ये दहन होने के लिए मुख्य रूप से 3-4 चीजों का होना जरूरी है, जिसमें से तीन चीजें, उसमें से मुख्य रूप से पहला है, इसके जो शर्त होते हैं वो है कि ज्वलन ताप की पूर्ति, पहला, और दूसरा ज्वलन पोषक
पदार्थ का होना, और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये तीन चीजें होगा तब क्या होगा, दहन की क्रियाएं संभव होगा। जैसे ज्वलन ताप की पूर्ति, ज्वलन पोषक पदार्थों का होना और ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये तीन चीजें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये सबसे पहले समझेंगे कि ज्वलन ताप क्या होता है। तो ज्वलन ताप एक मतलब ऐसा ताप, ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिसपे कोई पदार्थ, जिसपे पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहते हैं। अब ये जो ज्वलन पोषक पदार्थ क्या होता है, तो ज्वलन पोषक पदार्थ का मतलब ये हुआ जिसमें आग लग जाता है, जो जलने लगे, ऐसे ईंधन जो जलने लगे उसको क्या कहेंगे, ज्वलन पोषक। जैसे लकड़ी, केरोसिन ऑयल, ये सभी क्या है, ज्वलन पोषक पदार्थ है। तो इन सभी का होना भी बहुत जरूरी है, ये सब रहेगा तभी तो जल पाएगा। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ऑक्सीजन रहने के बाद ही क्या होगा वहां पर, ऑक्सीजन, हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी आग लगता है यानी उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है जिसकी वजह से उसमें आग लगता है। और ये इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे दैनिक में जो ऑक्सीकारक अवकरण जो है इसका कितना महत्वपूर्ण है। ये सब जितने भी घटनाएं हो रहा है ये सब उसी सब का प्रभाव है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दहन। तो दहन क्या होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग दहन कहेंगे। तो कोई चीज का हमने इससे पहले बताया, किसी चीज को जलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा मतलब इसमें जो ऑक्सीजन की दहन के लिए जो तीन आवश्यक शर्तें था, उसमें था दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की पूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, भरपूर मात्रा में रहेगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होगी, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति पर कोई भी पदार्थ जो जलता है वो एकदम अच्छे से जलता है, उसका पूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त प्राप्ति होने पर क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन होने पर कैसा प्रकाश निकलता है, तो नीला प्रकाश निकलता है। कैसा प्रकाश निकलता है, नीला प्रकाश होता है, नीला प्रकाश। और ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति कम होती है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, पर्याप्त नहीं होती है, अपर्याप्त आपूर्ति होती है, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें किसी पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं होता, इसमें क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन। और इसमें प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। पीला इसीलिए होता है कि इसमें जो कि कोई भी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद उसमें से जो जलवाष्प बनते हैं वो बिना जले कार्बन के साथ अभिक्रिया करके गर्म होकर के वो क्या होता है, चमकने लगता है, इसके कारण वो पीला दिखने लगता है। तो चलिए ये बातें तो हो गया कि दहन के लिए जो ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति और मतलब अपर्याप्त आपूर्ति हो उससे क्या क्या होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रकाश मंडल और ये हम लोग जब किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का उसका फ्लेम देखेंगे, उसका ज्वाला इस तरीके का देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे इसमें तीन कलर देखेंगे। सबसे जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो प्रकाशहीन मंडल होता है। उसके बीच वाला जो हिस्सा होगा जो देखेंगे वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो प्रकाशमान मंडल होता है, जो एकदम पीले रंग का होगा। और ये जो केंद्रीय मंडल होता है ये नीला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, नीला कलर होता है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और इसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। और इसका रंग कैसा होगा, तो काला होता है। यानी कोई इसमें प्रकाशहीन मंडल होता है, यानी इसमें आपको इसमें ये प्रकाशहीन मंडल होता है, इसमें प्रकाशहीन मंडल, ये प्रकाशहीन मंडल ही सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसमें आप प्रकाशमान मंडल ये मॉडरेट होता है, ज्यादा गर्म मतलब ये ना ज्यादा ठंडा होता है, मतलब इसमें अच्छे मतलब उष्मा नहीं होती है। लेकिन केंद्रीय मंडल इसमें बहुत कम उष्मा होती है।
इसमें यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण दहन होता रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बिल्कुल ही इसमें क्या होता है, उष्मा नहीं होती है। और यहाँ पर क्या मॉडरेट होगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा उष्मा होता है। ये ऊपर वाले को प्रकाशीय मंडल कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब, और ये प्रकाशमान मंडल जो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, पीले क्षेत्र का होता है, और ये केंद्रीय मंडल जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। इस यहाँ पर अगर आप किसी माचिस में तिल्ली को भी लाएंगे तो यहाँ पे आग वो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ही हीट बहुत कम होता है। तो चलिए अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दो अभिक्रियाएं जो हमने अभी लिखा, ये दोनों हमने जो इससे पहले जो पढ़ा है उसमें ये दो मिस हो गया था, छूट गया था, इसकी वजह से अभी हमको लास्ट में बताना पड़ रहा है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी पढ़ लेते हैं। तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी जो जब कोई अभिक्रिया होता है उसके दौरान अगर ऊष्मा यानी ताप में परिवर्तन होता है, यानी ताप अचानक से मतलब बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, यानी ऊष्मा का क्या हुआ, वहां पर उत्सर्जन हुआ। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग जानते हैं, बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं लोग इसको, यानी जो पाउडर के फॉर्म में जो चूना जो लोग मार्केट से लाते हैं घरों की सफेदी करने के लिए, पुताई दीवारों की सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए। और H2O, जब इस दोनों का हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, और इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो आपको कभी रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा, और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बिना बुझा हुआ चूना CaO और कैल्शियम ऑक्साइड, और CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हो गया बुझा हुआ चूना। प्लस उष्मा, तो प्लस उष्मा लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी यहाँ पे हीट बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट से जो पाउडर वाला जो खरीद के लाएंगे वो चूना, जब उसको आप पानी में डालेंगे उस समय बाद वो ऐसे मतलब खौलने लगते हैं और पानी बिल्कुल ही गर्म हो जाता है। तो इससे हमने देखा कि वो पानी जो ठंडा पानी था वो क्या हो गया, गर्म हो गया, यानी ताप में परिवर्तन हुआ, वहां पे क्या हुआ, ताप बढ़ गया। इसलिए किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम दूसरा बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा क्या होता है, कम जाता है, यानी उसको लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे N2 प्लस O2, जब इसको हम रिएक्ट कराएं तो क्या बना, देखिए उष्मा प्लस 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको लोग कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी। तो ये जो बना, देखिए उष्मा हमने इसमें पहले इसीलिए लिखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा का ह्रास हो रहा है, उष्मा की क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उष्मा की कमी हो रहा है। जब उष्मा की ह्रास होगा या उष्मा की कमी होगा तो उष्मा को हम लोग पहले लिखते हैं, और जब उष्मा क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी उष्मा बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तब हम लोग उष्मा को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम इसको रिएक्ट कराए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ पे उष्मा की क्या हो गई, कमी हो गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब ये चैप्टर बिल्कुल ही आपका एंड हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको कभी ये बराबर पूछा जाता रहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको श्रेष्ठ पेपर से, यानी जो पेपर होता है उसको उससे रगड़ तो उसको साफ क्यों किया जाता है। तो उसको साफ करने का एक ही रीजन है कि मैग्नीशियम जो होता है वो नम वायु के संपर्क में रखा रहने से कारण क्या होता है, उस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पे लेयर चढ़ जाता है, जो जलने में थोड़ी सी मतलब दिक्कतें करता है, जिसके लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, श्रेष्ठ पेपर से उसको क्या करते हैं, अच्छे से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, रगड़ कर साफ कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं, जलाते समय ऑक्सीजन के संपर्क में वो आसानी से आ जाए और आसानी से वो जलने लगे। एक क्वेश्चन और आएगा आपको कि ऐसे मतलब ये कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए जब लोहे के कील को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, यानी लोहा का हम लोग क्या लिखते हैं, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जब इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो आप देखेंगे कि आप जानते हैं, इसके पहले के वीडियो जो आप देखेंगे उसमें हमने बताया था कि कॉपर आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण क्या करेगा, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है प्लस कॉपर। तो इसमें क्या होता है, उसको विस्थापित करके क्या करता है, और इसके कारण क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है
और हल्के रंग का हो जाता है। कि कैसे हो जाता है? हल्के और हरे रंग का हो जाएगा, हल्के हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम एक इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जितने बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सब होते हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस रहेंगे जो आने वाले आगामी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक आएगा, आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।